अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज कनाडा के वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद पाकिस्तान के दौरे पर हैं और ये किसी भी कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का 20 साल बाद पाकिस्तान का दौरा है और पाकिस्तान के बाद वो फ़िलिपीन भी जाएंगी। वाज़ेह रहे कि अमरीका की तरफ से टैरिफ लागू करने के बाद कनाडा ने अपनी तजारती हिकमत अमली में बुनियादी तब्दीलियाँ की हैं और अब अपनी मईशत का रुख अमरीका से मोड़कर यूरोप और एशिया की मंडियों में बरामदात बढ़ाने और आज़ाद तजारती मुआहदों और सरमायाकारी को फ़रोग देने की तरफ मोड़ लिया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कनाडा पाकिस्तान के साथ तजारती और सिक्योरिटी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देना चाहता है। Pakistan is an important country in terms of our trade diversification strategy, and Canada sees opportunities to expand agricultural trade. We look forward to seeing more Canadian products, including canola, chickpeas and lentils. And I am so pleased that the Canadian company JCM Power, in partnership with Karachi Electric, will soon begin development of the 240 megawatt Dabeji hybrid wind and solar project, bringing together Canadian expertise and Pakistan's clean energy goals. We also see potential for collaboration in mining and critical minerals, including through Barrick's investment in the Reko Diq project. And I'm pleased to announce today that Canada will invest more than $2.2 million in 3 new security initiatives with Pakistan through Interpol and the United Nations, among other organizations. कनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने माइनिंग के शोबे ख़ास तौर पर रेको डेक के मंसूबे के हवाले से भी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया है। वाज़ेह रहे नाज़रीन के रेको डेक में से मदनियात निकालने के लिए कनेडियन कंपनी बैरक माइनिंग के पास 50% हिस्सा है। इस साल अप्रैल में कंपनी ने बलूचिस्तान में अमन अमान की ख़राब सूरत हाल की वजह से प्रोजेक्ट की तरक्की की रफ्तार को 2027 तक सुस्त करने का ऐलान भी किया है। एक तरफ पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है तो दूसरी तरफ बरामदात के शोबे में बेहतरी लाने के लिए पाकिस्तान को कुछ मज़ीद अहम इक़दामात करने होंगे। चूँकि हाल ही में यूरोपियन यूनियन की तरफ से GSP प्लस स्टेटस के हवाले से जायज़ा रिपोर्ट जारी की गई है। GSP प्लस यूरोपियन यूनियन की एक खसूसी तजारती रियायत है जिसके तहत पाकिस्तान अपनी जो बेशतर मसनूआत यूरोपीय ममालिक को कम या बग़ैर कस्टम ड्यूटी के बरामदात कर सकता है और इसके बदले में पाकिस्तान को मुल्क में इंसानी हकूक़ के हवाले से कारकर्दगी को बेहतर बनाना होता है। इट्स अ स्वीट डील। अब वाज़ेह रहे कि यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अक़लियतों के कौमी कमीशन के क़याम, सज़ाए मौत के दायरा कार में कमी, घरेलू तशद्दुद के कानून और जबरी मुशक्क़त के खिलाफ इक़दामात को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया गया है। ताहम रिपोर्ट जबरी गुमशुदगियों और मावरा अदालत इक़दामात के इल्ज़ामात पर शफाफ तहकीकात और एहतसाब की ज़रूरत पर जोर दे रही है। इसमें आज़ादी इज़हार राय की बिगड़ती सूरत हाल और ख़ास तौर पर पीका में तरामीम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और हालिया आइनी तरामीम के बायस अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी पर इन इस्लाहात के मुमकिना असरात के हवाले से खदशात का इजहार भी किया गया है। एक तरफ नाजरीन पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ सियासी जमातों की तवज्जो कश्मीर पर है जहां वो अगले हफ्ते इलेक्शन में सियासी पंजा आजमाएंगी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेनेटर नासिर भट्ट साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। राना आतिफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद से, और सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो सबसे पहले नासिर भट्ट साहब, अगर कश्मीर के बारे में बात की जाए, चूँकि तुसी भी कश्मीरी हो, तो जो सारा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीरें थी उनका निशाने के ऊपर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी और उन्होंने उनका एक राय बनती हुई नज़र आ रही थी कि जो कश्मीर में हालात बिगड़े वो आप लोगों की मिसमैनेजमेंट की वजह से बिगड़े। वो आप लोगों के कुछ वज़ीर थे जिन्होंने इस किस्म के वो ये समझते इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स थी जिसके नतीजे में हालात यहाँ तक पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बारे में बात की तो बात यह है कि अब वहाँ इलेक्शन है, हर सियासी जमात अपना बयानिया बनाएगी
अपनी बात करेंगे। ज़ाहिर है कि हम इत्तेहादी ज़रूर हैं मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी वफाक में, लेकिन हमारा नज़रिया और उनके नज़रिए में फ़र्क है। हमारा यही है कि जब भी हुकूमत आए मियां नवाज शरीफ साहब ने, आप देख लें रिकॉर्ड, जब भी हुकूमत आई मुस्लिम लीग नून की, हमने रिकॉर्ड कायम किए, अच्छे काम किए, मोटरवे बनाई, बिजली नहीं का मकसद देखिए खत्म ना, हुआ। अभी का तो सूरत हाल आपको भी पता है अच्छी तरीके से क्या है जो इस वक्त सूरत हाल बन गई है। अगर कुछ आपके वजीर इस तरह की स्टेटमेंट्स ना देखते, ख़ास तौर पे एक स्टेटमेंट के जी रावला कोर्ट वाले जो हैं वो कश्मीरी नहीं हैं, वो तो कश्मीरियों को बहुत बुरा लगा, तो आपको लगता था कि अगर कुछ मामला ज़्यादा शाइस्तगी से हैंडल किए जाते तो बेहतर ना था? मैं कहता हूँ कि नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात है। ख्वाजा साहब ने इस कंटेस्ट में बात की, लेकिन एक मैं बिलावल भुट्टो साहब की बात करता हूँ, जिम्मेदार आदमी हैं, उनके जो बयानात हैं वो काफ़ी इस तरह के होते हैं, वो हालात मज़ीद कशीदा होने का ख़तरा होता है। ठीक है, आप वोट लेने के लिए बात करते हैं, लेकिन अगर आपके बयानात से हालात मज़ीद ख़राब हों, मसलन उन्होंने ये कहा कि 12 सीटें तो होनी नहीं चाहिए, मतलब ये नहीं कहना चाहिए था कि हम 12 सीटें ख़त्म कर रहे हैं। हम भी ये चाहते हैं कि 12 सीटें ख़त्म हो। तो आप मुझे बताएं, जो इतने कश्मीरी तो रहते हैं, मुहाजिर रहते हैं, क्या हमने उनकी दराजारी करनी है? वो यहाँ अगर आके हमने उनको नवाजी हमारी है, ये क्या है? नहीं होना चाहिए। हाँ, सीटें कम करते हैं, उनमें कुछ इस्लाहात करते हैं, तो उनकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में। मतलब बिलावल भुट्टो जिम्मेदार आदमी है, इस तरह का बयान देना कशीदगी बढ़ती है, कम नहीं होती। ठीक है, ज़मीर घुमरो साहब, आपने नासिर भट्ट साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए थे जिससे कशीदगी मजीद बढ़े। देखिए, कश्मीर इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू। उसमें जो है वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे, सबसे ज़्यादा बड़ा पॉलिटिकल जो है वो डिमांड था ये 12 सीटें। तो इस हवाले से हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असेंबली के फ्लोर पर भी कहा कि एक प्रपोजल ये भी है कि जो है ये सीटें जो है वो 33 जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो उसके अलावा रिजर्व की जाए। तो ये प्रपोजल था। दूसरे प्रपोजल भी आए। तो मेनली जो कंटेंशन था ज्वाइंट एक्शन, हमने जो उन्होंने वायलेंस यूज किया, हमने उसको जो है वो अप्रूव नहीं किया, हमने उसको कंडेम किया कि देयर इज नो रूम फॉर वायलेंस। तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ जो और टास्क पॉलिटिकल डिमांड्स थे, तो हम ओपन थे कि ये पॉलिटिकल डिमांड उनकी है। वो कहते हैं कि भाई 12 सीटें जो बाहर से आती है वो गवर्नमेंट वो चलाते हैं और हमारा जो डेमोक्रेटिक मैंडेट है वो मुतासर होता है। तो वी वर ओपन टू टास्क, और मुस्लिम लीग ने भी कहा कि हम टास्क करते हैं, लेकिन उसमें इश्यूज थे कि वो मुस्लिम लीग की तरफ से कि हम जो है वो इसको जो है वो आगे ले जाएंगे। वो जो कहते थे कि जो है वो क्योंकि हमारा ये डेमोक्रेटिक राइट है तो हम इस इशू को जो है वो हल करें। तो हमने ये प्रपोजल दिया। उसके अलावा इनके बयानात आए। एक वजीर ने कहा कि ये 12 सीटें तो हमारी जेब में पड़ी हैं, दूसरे वजीर ने कहा कि ये रावला कोट वाले कश्मीरी नहीं है। तो ये जो बयानात हैं ये सूरत हाल को उन्होंने कशीदा किया। बिलावल भुट्टो साहब ने तो उन बयानात के हवाले से स्टेटमेंट देकर कश्मीरियों को जो है वो कूल डाउन किया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को खत लिखा, उन्होंने भी खत लिखा कि जो है ये जो आपके मुतालबात हैं, हम पॉलिटिकल जो है वो डायलॉग में यकीन रखते हैं और पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए ही जो है डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वो होते हैं। हमारा मंशूर भी यही है। तो मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गवर्नमेंट को जो है वो रेस्क्यू किया है। कश्मीर में जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो अपनी पॉलिसी लेकर चल रही थी जो कि कश्मीर के सेंटिमेंट्स को जो है वफाकी वज़रा जो वो ठेस पहुंचा रहे थे। एक छोटी सी बात, जब पिछली हुकूमत होगी तो हम इलेक्शन कराना चाहते थे उसी वक्त। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने इस बात पे कहा कि हमें 3-4 महीने हुकूमत करनी है, और फिर अगर वो उस वक्त इलेक्शन हो जाते, मेरा ख्याल है इस तरह की सूरत हाल भी ना होती। लेकिन फिर हमने अपने ताजों की बात मानी, वहाँ उन्होंने हुकूमत बनाई, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है। आप समझते थे उस वक्त इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे। ये आपने बड़ा अहम जो है नुक्ता उठाया, इसके ऊपर मैं मजीद गुफ्तगू करती हूँ। राना आतिफ साहब, आपकी जो पार्टी है उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन लड़ा, उन्होंने पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ा, जब आज़ाद जम्मू कश्मीर की बारी आई तो आपने बॉयकॉट कर दिया, इसकी क्या वजह? मैं आपके पिछले प्रोग्राम में इसके बारे में बात कर चुका हूं कि हमारा ये ख्याल है कि एक हद होती है हर चीज की, उसके बाद आप उस प्रोसेस को लेजिटिमाइज करने का कोई फायदा कोई नहीं होता। सबको पता है कि किस तरह के इलेक्शन होने हैं, किस तरह के इलेक्शन नहीं होने। और ये जो दोनों जमातें हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जो ये कैंपेन देख रहा हूँ, तो गलत फैसला था आपका गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस लड़ना और पाकिस्तान में इलेक्शन बॉयकॉट करना चाहिए था।
हम बाइकआउट नहीं करते, हमें पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर रखा जाता है। अब फर्क समझे। नहीं मगर देखिए ना, वो तो बात नहीं, दुरुस्त है आपकी, सही कह रहे हैं आप, मगर देखिए ना एक फर्क तो है ना स्ट्रैटेजी में। आप गिलगित नहीं, बल्तिस्तान के yes, इलेक्शंस के अंदर उतरते हैं, सियासत में जैसे भी आपके साथ सियासत सलूक होता है आप उतरते हैं, पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर उतरते हैं, मगर आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर आप नहीं उतरते, तो देयर इज अ डिफरेंस इन स्ट्रैटेजी ना राना आतिफ साहब। नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, जब हम 8 फरवरी को उतरे और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री पीटीआई ने की, हमारा ख्याल था कि हमारा जो मैंडेट है, हमारी जो रिजर्व सीट्स हैं, वो हमें दी जाएंगी, वो हमें नहीं दी गई। ऐसे प्रोविंशियल असेंबली के अंदर हुआ, फॉर्म 47 के 17 लोगों से एक हुकूमत बन गई, मार्ज वजूद में आ गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान तारीख की बदतरीन माशी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हो रही है। फिर हमारा ख्याल था शायद कोई पॉलिटिकल मसाइल का हल निकल आएगा, उसके बाद भी नहीं हुआ। देखिए, 3 साल से हमारी जमात को रेकग्नाइज नहीं किया जा रहा, तो उसके बाद तो कोई तुक्की नहीं बनती कि एक इस तरह के इलेक्शन में जिसमें एक जमात को रेकग्नाइज ही नहीं किया जा रहा। देखिए, 8 फरवरी का इलेक्शन तो हमने इस उम्मीद पे लड़ा था कि पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन के बाद हो जाएगी, हमारा मैंडेट तस्लीम किया जाएगा वफाक में और पंजाब में, जो हमारा मैंडेट था। अगली बात नहीं सर, ये इसी थॉट प्रोसेस के साथ मैं एक सवाल जरूर करूंगी, तो फिर मैं क्या समझूं जो आपने अभी जो लॉजिक मुझे बताई है, उसके तहत जो आगे इलेक्शंस आएंगे आप उनका भी बॉयकॉट करेंगे, जो कि आपने सीख लिया है पिछले इलेक्शन से कि कोई आप लोगों को कोई स्पेस नहीं मिलती, क्या ये आप करने जाएंगे अगले इलेक्शंस में? देखिए मुनीज़े, हमने इन इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। आपको याद होगा कि जब हमारे 8 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया पंजाब के एमएलएस को, हमने उन इलेक्शन का भी बाइकआउट किया। एक जो जगह में हमने इलेक्शन लड़ा, वहां पे पार्टी की जो वो कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा जी कि हमें आप लड़ने थे, लेकिन हमने 90% इस प्रिंसिपल को अपहेल्ड किया कि अब हमने जिस प्रोसेस में हमें फ्री एंड फेयर चांस नहीं मिलेगा, हम उस प्रोसेस में नहीं जाएंगे। मगर राना आतिफ साहब, अब देखिए ना जो सिचुएशन बन गई है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा तो मौका मिला है। मेरा ख्याल है आप लोग ये फैसला कर रहे थे कि आप वापस जाएंगे, आप कमिटीज़ के अंदर बैठेंगे तो हालात वहाँ पे आप बेहतर कर सकेंगे। इसके ऊपर हम बात करते हैं, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। नासिर भट्ट साहब, राना आतिफ साहब एक जो बात कर रहे हैं वो तो ठीक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए, और ब्रेक के दौरान भी उन्होंने बात की कि आप बड़ा अच्छी आपकी कारकर्दगी रही, आपने दोस्ती की काविशें की ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो इधर जो आपकी बेचारी अपोजिशन बैठी हुई है, आप कुछ तो CVMs उनके साथ करें। अब उनके लीडर को 3 साल हो जाएंगे जेल के अंदर। आप देखें, बात पिछले 6 महीने से आपने उनको मिलने भी नहीं दिया अपनी फैमिली से। मुलाकातें बहुत होती रही हैं, मुलाकातें कब रुकी हैं? जब वो इस तरह क्या के कह रहे हैं आप? मैं बताता हूँ, क्या बात कर देखें, रहे हैं? मेरा हाल है ये नासिर 4-5 महीने पुरानी बात है, 6 महीने, जब सुलेमान अकरम राजा खुद अदालत गए, उनकी आपस में थी कि बाहर आके बात, अलीमा बाजी को वो आप लोग बात बहुत करती दफा कह थी। चुके हैं जी, उनकी कंफ्यूजन है, ये तो है, ये वो वही है। है। सर देखिए, बात सुने, ये तो फिर अब बहाने हैं ना। नहीं देखिए, अब हुकूमत उसके हुकूमत बेटे रोक उनसे नहीं सकती मिलना चाह मुलाकात। रहे हैं, हाँ जी, उनके बेटे उनसे मिलना चाह रहे हैं, वो मुल्क जगह जगह जाके, अमेरिका जाके, ब्रिटानिया जाके इंटरव्यूज दे रहे हैं कि जी हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें वीज़ा नहीं दिया जा रहा, हमें नाइकॉप नहीं दिया जा रहा। तो एक हक तो बनता है देखें, वो एक जब इंसान भी का आए अपने कभी बच्चों से मिलने भी, का। ये बड़ी दफ़ा हुकूमत ने कहा कि वो जब भी आए मिलने आए, उनको कोई रुकावट नहीं है। लेकिन नाइकॉप कार्ड उनके पास है, फिर उन्होंने कहा वो गुम हो गए हैं, फिर पता नहीं कहा कि वो नहीं है, वो आना चाहें तो एनी टाइम आ सकते हैं, वो बेटों से बात भी करते हैं। लेकिन देखें, अदालत ने सज़ा दी इमरान खान को, अदालत ने अगर उनको सज़ा दी है तो अदालत ही उनकी सज़ा ख़त्म करेगी। जब आप जाएंगे या आप जाके केस लड़ेंगे तो हुकूमत ना उनको जेल। और बात इन्होंने कही जी कि रिजर्व सीटें, आप मुझे बताएं, जब आप लोग आज़ाद इलेक्शन लड़े, सब लोग एक जमात में शामिल होकर कुछ 3 दिन बाद वही फिर सुप्रीम कोर्ट बैठ गया, उसने कहा जी आप जमात, ये गैर कानूनी काम नहीं हो सकता था जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा। ये देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कल जुल्फकार भुट्टो को फांसी देते हैं 25 साल में, कहते हैं जी हमसे गलती होगी, नस्ला टावर गिरा दिया, फिर क्या गलती होगी? ये क्या है? क्या इनको भी कुछ सजाएं देंगे? मगर अब तो आप अपॉइंट कर रहे हैं जजेस को। अच्छा, ज़मीर घुमरो साहब, चूंकि आप वकील हैं, आपकी जानिब
लोग हमारे मुल्क के ये क्यों कहते हैं बार बार कि जी जो भी अदालती फैसले होते हैं वो उस वक्त के माहौल को देख के जो हो रहे होते हैं, लोग क्यों मान लेते हैं कि जी अगर सख्ती होगी सियासतदानों के दरमियान तो उसका असर जो है वो अदालती केसेस के ऊपर पड़ेगा। जुडिशरी ने जो पॉलिटिक्स में, एग्जीक्यूटिव में या पार्लियामेंट्री इख्तियारात में या मुदाखलत की है, तो उस हवाले से जो है वो काफी जो है वो खदशात मुल्क में रहते हैं। और शुरू से ही हमारा जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड रिमूवल ऑफ जजेस का जो प्रैक्टिस है वो इंटरनेशनल प्रैक्टिस के मुताबिक नहीं रही। तो अब क्या तवक्को की जाए, क्योंकि अब तो आप लोग ले आए हैं 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, आपको लगता है कि अब जो जजेस हैं वो इस किस्म के फैसले देंगे जो ड्यू प्रोसेस के साथ हो? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जुडिशल निज़ाम में जो है वो कोई इतने नए जजेस नहीं आए। वही जजेस हैं जो पुरानी जुडिशरी चल रही है, वही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में है, वही सुप्रीम कोर्ट में है। तो मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस जो है वो कोर्ट का जो है, कोर्ट को अपने अवाम में एतमाद को बढ़ाना होगा। अभी जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का, वो मेरे ख्याल में इससे दुनिया में ट्रांसपेरेंट इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता ना। अच्छा चलिए ये राना आतिफ साहब से पूछ लेते हैं, क्योंकि जुडिशल कमीशन का बॉयकॉट करने का ऐलान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया, ये नया ऐलान है। तो पहले तो आप जाते रहे हैं जुडिशल कमीशन की मुलाकातों के अंदर जो मीटिंग्स होती रही हैं, तो अब ऐसा क्या हुआ कि आपने बॉयकॉट का ऐलान कर दिया जुडिशल कमीशन का भी? देखिए मैं आपका इस सवाल के जवाब देने से पहले अभी ये बात कर रहे थे, नासिर भट्ट साहब कह रहे थे कि जी जो सजाएं हैं इमरान खान साहब को वो अदालतों ने दी हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया कि उन्होंने कहा कि जो पिछली सुप्रीम कोर्ट की जितनी जजमेंट है वो सारी गलत थी। इनके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जो इमरान खान को सजा दी गई है सिर्फ वो कोर्ट की जजमेंट ठीक है, और वो पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो सारी जजमेंट हाई कोर्ट ने जिस तरह उड़ाई हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को 13 साजिश केस में जो हाईजैकर डिक्लेयर किया वो भी गलत था, सियासत से फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई किया वो भी गलत था। उसके बाद जो जुलाई 2017 में इनको डिस्क्वालीफाई किया वो भी गलत था। लेकिन जो इमरान खान को सजाएं सेशन कोर्ट ने दी है, लोअर कोर्ट ने दी है, वो सारी सजाएं ठीक है। मतलब कम से कम आप अपना आर्गुमेंट कंसिस्टेंट रखा करें। नंबर 2, ये जो आप बात अभी कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर ये अभी जो इन्होंने 26वीं से 27वीं तरमीम में, देखिए हमारा एक अलमिया रहा है, हम आते हैं एक अमेंडमेंट की जाती है, फिर उसके बाद 10 साल बाद एक और अमेंडमेंट की जाती है जो पिछली अमेंडमेंट को रिवर्स कर दी जाती है। मैं आपको एक तारीखी हवाला दूं, देखिए यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया के अंदर। यूएस से पुराना कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसी मुल्क का नहीं है। 250 साल हो गए अमेरिका को बने इस साल 4 जुलाई को। टोटल 27 अमेंडमेंट है। बिल ऑफ राइट्स को अगर निकाल दें तो सिर्फ 17 हैं। हमने माशाल्लाह 50 साल के अंदर 27 अमेंडमेंट कर दी हैं। तो इससे देखिए, इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि आपका ये जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, अमेंडमेंट करने का प्रोसेस है, वो कितना फ्लॉड है। उसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। आपने 26वीं 27वीं तरमीम की है, माशाल्लाह एक दिन के अंदर आपने अमेंडमेंट कर दिए, कोई डिबेट नहीं हुई, कोई चीज नहीं हुई उसके ऊपर। मगर इसलिए तो राना साहब आपसे मैं पूछती रहती हूँ ना कि अगर आप ऑपोजिशन कमिटीज़ के अंदर जाएगी, वहाँ पे भरपूर बहस होगी, तो फिर कोई ना कोई बेहतरी आएगी ना जब ऑपोजिशन लेती है हिस्सा प्रोसेस के अंदर, बिल मेकिंग प्रोसेस के अंदर। मगर आप मुझे ये बताइए कि अब जो 5 अगस्त के हवाले से आप लोगों ने क्या फ़ैसला किया है, ये बड़ा ज़रूरी है आपसे पूछना। देखिए 26 और 27वीं तरमीम के दौरान तो हम कमिटीज में जा रहे थे, वो तब तो वो अमेंडमेंट तो तब भी हो गई। तो वो उससे तो हुकूमत तो उन अमेंडमेंट से, या हुकूमत तो अपने जो काम है उससे नहीं रुकी। और मैं आपको इसका जनरल जवाब दे चुका हूँ कि देखें, जमहूरियत जो है ना, ये 2 वे ट्रैफिक है, ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है। लेट्स कम टू दैट। ठीक है, लेट्स कम टू दैट। नासिर साहब, जो आपका दूसरा सवाल था जुडिशल कमीशन वाला, देखिए वो हमने इसका बाइकआउट अब से नहीं किया, हमने इसका बाइकआउट लास्ट नवंबर से किया होगा। सर आपके जो 2 वहाँ पे अली जफर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, वो तो बकायदा जाते हैं जुडिशल कमीशन के अंदर। सिर्फ इस बार का बॉयकॉट हुआ है? नहीं, सब बिल्कुल जाते हैं सर, मैं चेक करके आपको बता रही हूँ। वहाँ पे बकायदा बैरिस्टर गौहर और अली जफर साहब जाते हैं। आज अली जफर साहब ने कहा है कि मुझे ये खबर आई है और मुझे ये बताया गया है कि पार्टी जो है जुडिशल कमीशन का बॉयकॉट करी, इसलिए हम इसमें नहीं जा रहे और मैं समझता हूँ कि हमें बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। बकायदा उनका ये सेनेटर अली जफर साहब का बयान आया है आज। मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि पहले तो आप जाते रहे, अब क्या हुआ कि आप नहीं जा रहे? देखिए, ये मैं जो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट आज 3:30 बजे तक
उसके मुताबिक तो जो मेरी वो ये है कि हमने जुडिशल कमीशन का बाइकआउट किया हुआ है। अगर अली नहीं जफर सर, साहब चले गए हैं तो फिर पार्टी नहीं वो गए जाने नहीं है, इस दफा नहीं गए। उन्होंने बयान दिया है कि मुझे अभी बताया गया है कि मैंने जाना नहीं है, मगर वही मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये मेरा जुडिशल point of कमीशन view। का बॉयकॉट तो बिल्कुल नहीं किया, ये आपने इस वक्त किया है, आज आपने ऐलान किया है। आप पिछली मीटिंग्स के अंदर जाते रहे, मगर बहरहाल इस हवाले से बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जुडिशल कमीशन के हवाले से भी कुछ पूछना है, और फिर जो एक इस बात वक्त अगर मुझे मईशत का इजाज़त दें। हाल हुआ हुआ है उस पर भी बात करनी है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने होंगे जीएसपी प्लस के हवाले से, उस पर भी बात करनी वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। राना आतिफ साहब, इसका जवाब ज़रूर दीजिए कि 5 अगस्त के हवाले से पीटीआई का अब क्या प्लान होगा? क्या आप लोग मुजाहरे करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, इसके ऊपर अभी हमारी पार्टी में इनिशियल डिलिब्रेशन हो चुकी है। अब पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी इसके ऊपर आइंदा 2 से 4 दिन में इसके ऊपर डिलिब्रेट करके जो फाइनल ला है अमल है वो इंशाल्लाह ताला मैं कल आपको बाय एंड ऑफ दिस वीक आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा नासिर भट्ट साहब, देखिए बात असल में ये है कि आपने हुकूमत चलानी है, आप हुकूमत में हैं। एक आ गया जी जीएसपी प्लस स्टेटस, उन्होंने कहा कि हम आपका इस वक्त रिन्यूअल के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी है, यानी कि आपने अपनी इंसानी हकूक़ का रिकॉर्ड को बेहतर करना है, ठीक है ना, और आपको जीएसपी प्लस स्टेटस मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा तजारत हम यूरोप के साथ करते हैं, और अगर बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, और अगर आप इसको बंद कर देंगे मार्केट को, तो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एक टांग पे खड़ी है वो दोनों टांगें उसकी टूट जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कश्मीर के अंदर आप खुद कश्मीरी हालात ठीक नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं है, दहशतगर्द हमले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहे हैं। अब ये भी आपके साथ थोड़े नाराज़ लग रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। पीटीआई जो है वो कहती है हम 5 अगस्त को कर रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं मामला तो समेटने, आप समेटते हुए नज़र नहीं आ रहे। देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की। पहले मैं राना साहब की उस बात का जवाब देने ने कहा जी कि मैंने कहा कि मियाँ साहब को अदालत ने सजा दी, वो ख़त्म हो गई। ठीक, देखें हमने अदालतों से रिलीफ ली, मैं और बात करने लगे। नहीं, मैं ये कहने चलो लगा लोग पिस गए ने, मैं एक बात करने लगा कि इनको पता होना चाहिए, बैरिस्टर को अदालत से रिलीफ मिलेगा। हम सुबह के ना चाबी खोलो बाहर निकालो, कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अदालत ने नहीं। सजा मगर दी मुझे है। एक बात बताएं, जब आप लोग अदालतों की तरफ देख रहे थे तो आप लोग भी यही कहते थे कि इसका सियासी हल होगा। जब आप लोगों ने सियासी हल निकाला तो अदालती हल भी निकल आया। नहीं, मैं वो अभी बात उन्होंने पूरा ज़मीर गुमरो साहब ने हिस्ट्री आपको सुना दी। मैं वही कहने लगा हूँ ना। तो फिर हम देखें, आप एक बात मुझे मैं बार बार कहता हूँ, हम एक दूसरे का नहीं मानते। जब मैंडेट मिलता है जी, पीपल्स पार्टी कहती है कि मुस्लिम लीग नून ने गलत मैंडेट हासिल किया, ये बेईमानी हुई। पीटीआई कहती है बेईमानी हुई। इसका क्या हाल है कि इलेक्शन कमीशन नया है, जो आना है अभी तक नहीं आया। ये काम अपना अपोजिशन लीडर का था, जो कहते हैं जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, उसकी तरफ आज तक इन्होंने तवज्जो दी। ये बात आपकी ठीक है, कभी ये इस बड़ा तरह अच्छा की बात नुक्ता की। आपने निकाला। देखे ना, मुझे बताएं, इस ये तो नुक्ते को- इनको जोर देना चाहिए हर के जी आप बैठे। और दूसरी बात है, हम हर वक्त तैयार है बातचीत करने के लिए। हमारी वो कमेटी अभी कायम है। हमने मियाँ साहब ने जाके हाथ मिलाया मिस्टर गो से, जब अभी ये बजट पास हुआ, बिल्कुल, हाँ। कि कहते हैं जी हम आपसे बात कर। अब मुझे बताएं कि वो फिर कहते हैं नहीं जी हम पहले उधर देख लें। बात हम करते हैं, हर चीज़ पे बात करते हैं, लेकिन 1-2 मीटिंग करके वो चले जाते हैं। ठीक अगर है। उनका इरादा ही नहीं है तो हम तो आज भी कहते हैं देखिए हम बात करेंगे। ईरान अमेरिका की लड़ाई थी अच्छा ना, ठीक है, टेबल टॉक पे इसका ये बात जो हुई। इंसानी हकूक की आप लोगों ने कारकर्दगी आप लोगों की इतनी ख़राब है, इसका क्या करेंगे? देखे ना, उसके लिए भी मैं बताता हूँ कि देखिए अब जो दहशत गर्दी हमारे मुल्क में हो रही है, हम सारा मुल्क हमारा खास कर देखिए, अफगानिस्तान से अगर लोग उठ के आए दहशत गर्दी करें, वो वापस चले जाए, हम उनको पहले फिर कहा GSP जाता प्लस का है क्या कि भाई करेंगे? आप कर उसके देखे ना, उसके लिए हमें हालात, हम अपोजिशन और हुकूमत, हमें एक पेज पे इस पे होना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई बाहर से कोई मुल्क दहशत गर्दी करता है, उसके लिए कोई पॉलिसी ठीक है। बनाए, उस पर अमल करें। लेकिन अब ये हमारी बिल्कुल, मैं कहता हूँ देखिए, अब ईरान और अमेरिका की जब ख़त्म हुई, हमें था कि ईरान से हम गैस भी लेंगे, पेट्रोल भी वो तो हो नहीं रही लेंगे, इस तो वक्त। वो इस तरह के, अब ये हालात इस तरह के ख़राब हैं, हमें उसके लिए अब अच्छा, ठीक इंतज़ार है। ही करना पड़ता अच्छा, है। ज़मीर लेकिन गुमरो साहब- अपोजिशन को चाहिए, हाँ। अब मैं जो कहता हूँ हुकूमत बात करती है, इनको कमेटियों में भी आना चाहिए, इनको वापस बात करनी चले चाहिए। इनसे बात करते हैं, मगर पहले ज़मीर गुमरो साहब से। देखिए ज़मीर साहब, ये बताइए कि जिस तरह नासिर भट्ट साहब बयान कर रहे हैं बात को कि जी हम तो कोशिश करते हैं, मगर पीटीआई इज़ एन अनरीजनेबल ऑपोजिशन, आप हालात को कैसे बनते हुए देख रहे हैं? क्या हुकूमत मुख्तलिफ कर सकती है कि राह हमवार हो और ये जो हमारे सर पे सियासी मुसीबतें आई हुई ये कम हो?
देखिए बात इश्यूज पे जो है ना वो हमेशा किसी भी मुल्क में जो है ना कितने भी इख्लाफात हों बाय पार्टीजन पॉलिसी होती है। लॉ एंड ऑर्डर, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, ये एक ऐसा इशू है, और प्रेस फ्रीडम, जिस पर जो है वो हमेशा बाय पार्टीजन पॉलिसी होनी चाहिए कि इनको जो है ना ह्यूमन राइट्स के हवाले से डिसअपेरेंसेज हो और कोई एक्ट हो, उसके हवाले से जो है वो बाय पार्टीजन पॉलिसी हो कि उसको किस तरह से एड्रेस किया जाए, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी अनलेस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज इम्प्रूव्ड, और ह्यूमन राइट्स जो वायोलेशन बाहर भी जो है वो जाती है, उसको हम अरेस्ट नहीं करते, उसको हम जो है वो बंद नहीं करते। और प्रेस फ्रीडम पर भी जो है वो देखे कि जब पेका आ रहा था तो हमें ये बताया गया कि जो है वो इस पे कोई पीनल इतनी कार्रवाइयां नहीं होंगी, लेकिन जो मोस्ट ऑफ दी प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो पंजाब में ज्यादा, हम तो करते ही नहीं सिंध में केसेस, लेकिन पंजाब में बहुत ज्यादा केसेस हो गए हैं। इस वजह से जो है कंसर्न बढ़ा है, इसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर, ह्यूमन राइट्स, और जिस पर जो है वो प्रेस फ्रीडम, जिस पर यूरोपियन यूनियन जो है वो कंसर्न शो कर रही है, तो इस पॉलिटिकल पार्टी या के अवाम के अहम इशू है। आपकी लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा, आपकी मईशत नहीं चलेगी, आपकी मईशत नहीं चलेगी तो गवर्नमेंट नहीं चलेगी। राना आतिफ साहब, देखिए हालात जो हैं ख़ास तौर पे मईशत के, वो इस वक्त अच्छे नहीं हैं, मगर जहां हम अपोजिशन का रोल देखते हैं और बहुत से लोग, आपके ही अपने लोग जो हैं, वो तनकीद करते हैं कि जी मुस्बत नहीं है, ना आप ये फैसला करते हैं कि आपने सड़कों पे आना है, ना आप ये फैसला करते हैं कि जी हमने कमिटीज़ के अंदर नेशनल असेंबली में और सेनेट में वापस जाना है, वहाँ पे कोई रोल अदा करना है। यू आर समवेयर हैंगिंग इन द मिडल। अच्छा, मैं आपका बात का जवाब देता हूँ। अभी ये ज़मीर साहब अभी बात कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी पे कोई इलेक्शन रिगिंग का कभी इल्ज़ाम नहीं लगा। मेरा ख्याल है ये भूल गए कि 1977 में जो मूवमेंट चली थी वो पीपल्स पार्टी के ऊपर मैसिव रिगिंग की थी, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता। और 1970 के अंदर भी जो पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम था कि इन्होंने 80 सीटों के साथ पूरे मुल्क में हुकूमत और उसके बाद जो हुआ कायम करने की आप सही कह रहे हैं, ये इल्ज़ाम सब पे लग चुका है। हाँ बिल्कुल, इसलिए पीपल्स पार्टी ये ना कहे कि इनके ऊपर नहीं, इनके ऊपर तो जो 1977 के अंदर के वो एक लंबी तारीख है। अच्छा, उसके बाद देखें, मैं आपको बात बताऊं कि हम ये बारहा ये कह चुके हैं, यही हमारा बेसिक बुनियादी नुक्ता है कि ये जो जमातें हैं, ये जो अपने आप को कहती हैं सो कॉल्ड जमहूरी जमातें और कहती हैं जी हमने बड़ा कुछ सीखा है 50 साल की सियासत करते हुए, इन्होंने मेरी नज़र के अंदर इन्होंने कुछ नहीं सीखा। ना इन्होंने मईशत चलाना सीखी, ना इन्होंने गवर्नेंस सीखी, ना इन्होंने कोई जमहूरी रवैया सीखा, ना इन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती सीखी। इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि हमने बाय हुक और क्रुक हमने अपने रूल को परपैचुएट करना है। और उसके दौरान जो स्पेस है हमारे लिए, पीटीआई के लिए, हम तो एक कदरे नई जमात थी, हमें तो सिर्फ एक दफा वफाक में मौका मिला, वो भी 3.5 साल के लिए, और उसके अंदर भी जो आपको पता है कि हमारी जो मुश्किलात थी, लेकिन उसके बावजूद हमने पाकिस्तान की पिछले 20 साल तारीख में 2 कंसेक्टिवली 6% की इकोनॉमिक ग्रोथ दी। वैसे यहाँ पे 3.5 साल का ही मौका मिलता है पाकिस्तान में। नहीं मैं लेकिन अगर कंबाइन कर लिया जाए तो इनका रूल इन दोनों पार्टियों का रूल अगर कंबाइन कर लिया जाए तो वो 25-30 साल बन जाता है, अगर कंबाइन कर लिया जाए प्रोविंस और मगर वन टाइम तो इतना ही मिलता है ना जी। हाँ, लेकिन 6 बारियां भी तो मिल गई है ना, और वो भी एक खानदान को। तो हम देखिए, हमारा थीसिस ये है कि इन्होंने कुछ नहीं सीखा, इन्होंने सिर्फ एक चीज सीखी है कि सिर्फ बातें करना। सीखा, मैं बता देता हूं और क्या नहीं, सीखा। कुछ नहीं सीखा। बट साहब मेरी बात पर यकीन करें, आपने क्या सीखा है? अगर सुन मैं ले भी तो मैं बता देता हूं। बाकी में ये सवाल का जवाब बनता है, क्योंकि अगर इजाजत दें तो अगर जवाब हो देखिए हमने ये अच्छा चले कर ले बात, ठीक है। बट साहब अगर आपने कुछ सीखा था ना, आपने अगर किसी चीज का रट्टा लगाया भी था ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे और आपको सब भूल गए। मगर ये जवाब बड़ा दिलचस्प होना था। राना आतिफ साहब पूछ लेने दे, क्या जवाब है? हमने ये सीखा, हमने मिसाके जमहूरियत किया। कोई ऐसी आवाम का कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी कि हुकूमत हटाई जाए, और वो साबित किया मियां नवाज शरीफ साहब ने। जब 2008 में हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की, 5 साल पूरे के, भले के वज़ीर आज़म चेंज हो गए, एक बात है ना, लेकिन 5 साल पीपल्स पार्टी की they decided that they are not going to be used is what they are saying। और फिर देखें हमने 5 साल पूरे किए, फिर इलेक्शन हुए, हमें मौका मिला, हमारे साथ जो हुआ वो जजेस ने किया। मैं इसे कहता हूँ कि जजेस को सजा मिलती, साकब नसार, आसफ सईद खोसा, ऐसे लोगों को कटहरे में लाते कि तुम लोगों ने एक 25 करोड़ आवाम का जो नुमाइंदा था, एक जुम्बश कलम से आपने उसको नायल करा दिया फॉर लाइफ।
कि बच्चे से तनख्वाह नहीं ली जो बनती थी। चलिए, ये जजेस को अदालतें सजा फैसले मिलके करती रही। हालात बेहतर हो मैं जाते कहता हूँ फिर जज भी सोचता कि भाई मैं फैसला करके घर नहीं जाऊंगा, मुझे भी पूछ सकते हैं। ये भी अच्छा, हमें ठीक है, ठीक है। 88 तरमीम में ये भी हम लाए। अच्छा, इसके ऊपर बस मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगी ज़मीर गुमरो साहब से, इसलिए लूंगी चूंकि 3 पंजाबी बैठे हुए हैं, तो वो ज़मीर गुमरो साहब ये नहीं समझें कि बड़े सूबे जो है वो अपनी बात कर गए, हमें छोड़ गए। तो ये जो नासिर भट्ट साहब ने कहा है कि अगर सज़ाएं होती तो शायद हालात बेहतर होते, और उन्होंने एक कहा कि जी जजेस के हवाले से कहा, तो फिर क्या हालात ठीक हो जाते उनको सज़ा दे के? देखिए, ये रिमूवल ऑफ जजेस का पावर दुनिया भर में हमारे भी यहाँ पार्लियामेंट के पास होता था। जो मुल्क का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1956, लेकिन अयूब ने 1962 में ये जजेस के रिमूवल का पावर जो है वो पार्लियामेंट से जो है वो ले लिया और जुडिशरी को दे दिया। इंडिया में या दूसरे मुल्कों में अभी भी रिमूवल ऑफ जजेस का पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम जजेस का एहतसाब नहीं कर सकती पार्लियामेंट। दूसरे तमाम मुल्कों में जो है वो जजेस को रिमूव करती है। अमेरिका में, इंडिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में पार्लियामेंट रिमूव करती है। यहाँ जजेस के रिमूवल का पावर उनके पास है। अभी ये कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट का पावर भी हमारे साथ हो, पास हो, ताकि ये पैरेलल गवर्नमेंट बना ले और गवर्नमेंट कर ले। ये जजेस की गवर्नमेंट होती थी तो मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल प्रोसेस मुतासर हुआ है उसमें जुडिशरी का बड़ा जो है वो हाथ है, और जुडिशरी को जो है वो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इसको पॉलिटिकल जो है वो साइड से निकालना होगा, और इसको हकीकी जुडिशरी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जजेस गवर्नमेंट नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी है उसके तहत लाना होगा, जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है उसके मुताबिक करना होगा। ये ठीक है जी, लास्ट वर्ड राना आतिफ साहब, बिल्कुल लास्ट वर्ड। तायद करेंगे मेरी बात। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, ये उसके लिए सिर्फ ये जो कह रहे थे कि जुडिशरी का जो इख्तियार है वो पार्लियामेंट के पास होना चाहिए, सिर्फ इसमें एक बात कहूंगा, पार्लियामेंट भी फिर लोगों के वोटों से आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। इनकी बात में बहुत है ये। मेरा ख्याल है शुरू हो जाए 2018 से सबके गले काटने के लिए ये किया। चले जी, आई थिंक बड़ा मुश्किल पैनल था, मगर कंसेंसस तो कम से कम हो गया हमारे 3 सियासी जमातों के दरमियान कि जुडिशरी जो है वो फ्री और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मगर फिर पार्लियामेंट भी जो है वो लोगों के वोटों से आनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुमरो साहब, राना आतिफ साहब, नासिर भट्ट साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये जी कंसेंसस था हमारे तीनों पॉलिटिशियंस का। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।